हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान के बारे में, राजनीति शास्त्र के बारे में, उसमें 3 भागों में बांटा गया था। कुछ विद्वान ऐसे थे जो राज्य को राजनीति शास्त्र का प्रमुख बिंदु मानते थे, अध्ययन का विषय। दूसरे ऐसे थे जो सरकार को मानते थे, और तीसरे ऐसे थे जो राज्य और सरकार दोनों को राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय मानते थे। अब हम उन विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि प्रत्येक परिभाषा हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनकी परिभाषाओं को आप ध्यान से मनन करने की कोशिश करिएगा, और साथ ही इनके नाम। तो पहला परिभाषा है J.W. गार्नर का। J.W. गार्नर बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। बहुत सारी परीक्षाओं में, टीजीटी, पीजीटी में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और सबके सही भी रहते होंगे क्योंकि बहुत कॉमन डेफिनेशन, बहुत ही आसान है। J.W. गार्नर, उनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। राजनीति विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य से होता है। गार्नर जी का कहना है कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत भी राज्य से होती है, अंत भी राज्य से होती है। ये डिफिनेशन एक लाइन की परिभाषा है, आराम से सबको याद हो जाएगा। जिस परिभाषा में अगर ये लिखा हो कि राजनीति विज्ञान का शुरुआत और अंत राज्य से ही होता है, तो परिभाषा गार्नर का होगा, J.W. गार्नर का। ठीक है। दूसरा आता है गैरिस। गैरिस एक विद्वान है। ये भी जो है, इनका भी कहना है कि राजनीति विज्ञान राज्य का ही अध्ययन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो क्या कहते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य के उद्भव, विकास, उद्देश्यों तथा समस्त राजकीय समस्याओं का उल्लेख करता है। उनका कहना है कि राजनीति शास्त्र राज्य के उद्भव, यानी कि राज्य का उद्भव यानी कि ओरिजिन, कैसे शुरुआत हुई है, विकास कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्यों से तो समस्त राजकीय कार्य, जो भी राज्य को चलाने के लिए जो भी समस्याएं होती हैं उसमें उल्लेख रहता है। इतनी चीज़ें अगर हो तो गैरिस कहते हैं कि वो राजनीति शास्त्र है। एक बार देखिए फिर से कि राजनीति शास्त्र वह है जिसमें राज्य के उद्भव, विकास, उसके उद्देश्यों तथा सरकारी समस्याओं का जो अध्ययन करता है वो राजनीति विज्ञान। ये परिभाषा गैरिस की है। तो J.W. गार्नर का हो गया, गैरिस का हो गया। तीसरी परिभाषा ब्लंटसली का। ब्लंटसली, कहीं पे ब्लंटसली लिखा रहता है, ब्लंटसली की परिभाषा है। ये राज्य को मुख्य विषय मानते हैं। राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है, राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका सरोकार राज्य से है। ये तो सभी लोग कॉमन है, सब में लिखा है। राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान इसका सरोकार राज्य से है। क्या अलग करते हैं? जो राज्य को इस दृष्टि से जानने समझने का प्रयत्न करता है। ब्लंटसली कहते हैं राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसका सरोकार राज्य से है, और राज्य को इस दृष्टि से जानने का प्रयत्न करता है कि उसका आधार तत्व क्या है, उसका आधार तत्व क्या है, उसका मूल स्वरूप क्या है। आधार तत्व क्या है, मूल स्वरूप क्या है, और उसकी अभिव्यक्ति किन किन रूपों में होती है। ठीक है। इसे मुख्य जो इनका की पॉइंट है कि आधार तत्व क्या है, मूल स्वरूप क्या है, और उसकी अभिव्यक्ति किन किन रूपों में होती है, और उसका विकास कैसे हुआ। अगर किसी परिभाषा में या किसी भी लाइन में यह जो है आधार तत्व, मूल स्वरूप और अभिव्यक्ति और विकास किस रूप में होता है, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क होकर के अगर पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह परिभाषा जो है ब्लंटसली का है। एक बार फिर से देखिए, राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका सरोकार राज्य से है। जो राज्य को इस दृष्टि से जानने का प्रयास करता है, जो राज्य को इस दृष्टि से जानने का प्रयत्न करता है कि उसका आधार तत्व क्या है, उसका आधार तत्व क्या है, उसका मूल स्वरूप क्या है, उसकी अभिव्यक्ति किन किन रूपों में होती है, और उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है। ब्लंटसली की परिभाषा है।
उसके बाद चौथे विद्वान आते हैं जकारिया। जकारिया जी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान ऐसे मौलिक सिद्धांतों का सुव्यवस्थित रूप प्रस्तुत करता है। राजनीति विज्ञान ऐसे मौलिक सिद्धांतों का सुव्यवस्थित रूप प्रस्तुत करता है जिनके अनुसार समूचे राज्य का संगठन और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। जकारिया जी कहना है कि राज्य जो है राजनीति विज्ञान एक मौलिक सिद्धांतों का समुच्चय है, एक गठरी है, एक संग्रह है जो सुव्यवस्थित मौलिक सिद्धांतों का सुव्यवस्थित रूप प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार समूचे राज्य के संगठन और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। ये 4 विद्वान हैं इसमें, J.W. गार्नर, गैरिस, ब्लंट्सली और जकारिया। बहुत सीधा सीधा डिफिनीशन है। अगर इसको एट ए ग्लांस देखना चाहें कैसे, तो गार्नर की परिभाषा में राजनीति शास्त्र हुआ है राजनीति विज्ञान जिसका कि आरंभ और अंत राज से ही होता है, गार्नर जी का हो गया। गैरिस क्या कहते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य के उद्भव, विकास, उद्देश्यों तथा समस्याओं का कार्य करता है। ब्लंट्सली कहते हैं कि आधार तत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके व्यक्त किन रूपों में होती है और उसका विकास कैसा होता है। ये जो है इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान राज्य को जानने की कोशिश करता है। उसका जकारिया जी क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान ऐसे मौलिक सिद्धांतों का समुच्चय है जो समूचे राज्य में संगठन और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। ये 4 परिभाषाएं हैं राज्य के लिए। तो कभी भी अगर कोई डिफिनीशन इसमें से आता है और उस पर राज्य पर ज़्यादा जोर दिया गया होगा तो तुरंत ही आप गार्नर का तो छोड़ दीजिए, गार्नर को तो आप लोग मास्टर आदमी होंगे तुरंत कर लेंगे। उसके बाद से आते हैं गैरिस, ब्लंट्सली और जकारिया का, तो इसमें रहेगा कहीं भी आधार तत्व क्या है, विकास कैसे हुआ, मूल स्वरूप क्या है, इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो ब्लंट्सली का हो गया। जकारिया में आता है कि मौलिक सिद्धांतों का एक सुव्यवस्थित रूप है जो संगठन और प्रभुसत्ता के प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गैरिस में उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, क्या उद्देश्य है, गैरिस की परिभाषा हो गई। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट था राजनीति विज्ञान के अध्ययन का, उसमें वो विद्वान थे जो कहते थे कि केवल सरकार ही राजनीति शास्त्र का विषय है, केवल सरकार का ही अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने राज्य के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की। उसमें से 2 प्रमुख विद्वान थे, सिले और लिकाक। सिले की पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। हस्तलिपि थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, इसको थोड़ा आप लोग माइंड ना करिएगा। अगर किसी को ना समझ में आता है तो टेलीग्राम चैनल पर वो दोबारा अगर वो चाहते हैं तो मैं उन्हें PDF इसकी भेज दूंगा। ठीक है। और सत्य मेरा उद्देश्य है कि आप लोग का कम्युनिकेशन हमारा आप लोगों के बीच बढ़िया से रहे। पढ़ते हैं इसको। जॉन सिले, इनकी पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। जिस तरह राजनीतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपदा का विचार किया जाता है। अर्थशास्त्र जैसा सभी लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र अर्थ का अध्ययन है, संपदा का अध्ययन है। सिले भी यही कहते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपदा पर विचार किया जाता है। जीव विज्ञान में जीव पर विचार किया जाता है। बीज गणित में अंकों पर विचार किया जाता है। ज्यामितीय में विस्तार और उसके परिणाम पर विचार किया जाता है। उसी तरह से राजनीति विज्ञान में शासन की प्रक्रिया का अनुसंधान किया जाता है। शासन की प्रक्रिया मतलब कि वह प्रक्रिया जो शासन के चलाते हैं। कौन चलाता है? सरकार चलाती है। तो विज्ञान में शासन की प्रक्रिया का अनुसंधान किया जाता है। ये सिले का है। बढ़िया डिफिनीशन है, कोई इसमें ऐसा नहीं है 1-2 बार पढ़ने पर तुरंत रिकॉल हो जाएगा। उन परिभाषाओं में जिसमें अर्थशास्त्र, बीजगणित, ज्यामिति, इन चीज़ों का अगर उल्लेख रहता है तो परिभाषा सिले की होगी, देखते ही लग जाएगा सिले की परिभाषा। लिकाक बहुत छोटी परिभाषा है। उनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ टू पॉलिटिकल साइंस। उन्होंने एक लाइन में कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। सरकार से
संबंधित शास्त्र हैं। ये दो हैं। तो पहला जो था उसमें हम लोगों ने देखा कि जो विद्वान जो है राज का अध्ययन करते हैं, कौन किसका नाम था? गार्नर। उसके बाद ब्लंट्सली, गैरिस और जकारिया, 4 लोग थे जिनका कहना था कि राजनीति शास्त्र केवल राज विषय के राज का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद आए कि जो विद्वानों ने कहा कि नहीं, राज नहीं, सरकार का अध्ययन है। तो उनमें से सीले और लीकाक। इसके बाद बचते हैं वो विद्वान जिन्होंने कहा था कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करना है। उनकी परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे। आज चलते चलते एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में आता ही आता है, जो संविधान से रिलेटेड है। मैं तो कहूँगा कि वो आप लोगों का 125 जो क्वेश्चन आएगा उसमें से एक पहले ही आ चुका है, केवल आपको 124 क्वेश्चन पे ध्यान देना है। वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कि हमारे जो संविधान निर्माता प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि संविधान की आत्मा है। संवैधानिक उपचार को उन्होंने कहा था कि संविधान की आत्मा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वे कुछ रिट जारी करें जिससे कि मूल अधिकारों की रक्षा हो सके। यानी कि अगर मूल अधिकार की कोई भी त्रुटि सरकार के द्वारा होती है या हनन होता है, तो वह व्यक्ति या संस्था दोनों जाकर के सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, उनसे रिट जारी करने के लिए निवेदन कर सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों में जो 5 तरह के रिट दिए हुए हैं, 5 तरह के रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। ये सभी बातें भारतीय संविधान के भाग 3 में, जैसा आपको पता है 22 भाग में पूरा संविधान बटा हुआ है, इसका भाग 3 क्या है? मूलाधिकारों के बारे में पढ़ना है। कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक। 32वां जो है अपना संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन करता है। अनुच्छेद 32 ने अनुच्छेद 35 तक है। अनुच्छेद 35 फिर 36 से क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व शुरू हो जाते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 भारतीय संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों के बारे में वर्णन करता है। उसमें से अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें 5 तरह के रिट बताए गए हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। कोई न कोई रिट के बारे में परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। इसको आप पूरी तरह से मनन और मंथन और हृदयांगम कर लीजिएगा कि भूले ना, किसी तरह की कोई गलती ना हो। क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण? बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे नाम से स्पष्ट है कि किसी को जबरन कहीं पर बंदी बना लिया गया है और उसको प्रत्यक्ष रूप से ले आना है। यह व्यक्ति अगर व्यक्ति को लगता है कि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से या सही बिना कारण बताए हुए अगर पुलिस हिरासत में रख दिया गया है, तो उसको प्रत्यक्ष रूप से अदालत के सामने पेश करने के लिए वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय से रिट जारी करने के लिए निवेदन कर सकता है। वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी सशरीर उपस्थित हो जाना, कहीं पे भी सशरीर उपस्थित होना प्रत्यक्ष रूप से। कभी कभी ये सुनने में आता है ना कि पुलिसिया जो है, जो अपनी पुलिस के लोग हैं, किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर दिए और उसका पता ही नहीं चल रहा है, जगह जगह ढूंढा जा रहा है, थाने में जाकर के पूछने में पता चलता है कि नहीं, हमारे थाने में तो नहीं है। तो ऐसे में उसके साथ कोई अहित ना हो जाए, उसके लिए रिट जारी कराते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर उपस्थित होना। दूसरा परम आदेश, जैसे नाम से ही लग रहा, आदेश नहीं, परम आदेश। इसमें जो है, जो उच्चतम न्यायालय है वह आदेश देता है किसी भी कार्य को करने के लिए। हम आदेश देते हैं, परम आदेश हो गया, हम आदेश देते हैं। इसका आता है अगर कहीं पे प्रश्न में कि हम आदेश देते हैं, किस रेट में शामिल है, तो परम आदेश में है। क्लियर? अधिकार परीक्षा, जैसे अधिकार परीक्षा,
उच्चतम न्यायालय पूछता है जो अधिकारी होते हैं सिविल के या डिपार्टमेंट के जो भी रहते हैं कि किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं, कौन सी अथॉरिटी से आप काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कभी कभी कोई अधिकारी कोई ऐसा आदेश जारी कर देता है या कार्य करता है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, इसके तो पावर में है ही नहीं, लेकिन वो मानता नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय पूछेगा कि किस अधिकार से काम कर रहे हो आप, तो उसका जवाब वो देगा। तो ये रिट का नाम है अधिकार परीक्षा। दूसरा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध लगभग मिलते जुलते हैं। इसमें जो है उच्चतम न्यायालय अपने जो अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देता है, अधीनस्थ न्यायालय दोनों में यही करता है, थोड़ा सा अंतर है। उत्प्रेषण में उन सभी केसेज में जो कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचारण कर लिए गए हैं, ट्रायल हो चुका है लेकिन निर्णय नहीं सुनाया गया है, तो ऐसे केस में वह सभी फाइलें, सभी आदेश वो अपने पास मंगवा लेता है, तो उसको उत्प्रेषण कहते हैं। उत्प्रेषण में उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के सभी फाइलों को, कागजातों को, जो भी उस केस से संबंधित होते हैं, अपने उसमें मंगा लेता है। कौन से केस? जिसमें कि विचारण हो चुका हो, ट्रायल हो चुका हो लेकिन निर्णय नहीं हुआ हो। प्रतिषेध, प्रतिषेध माने मना कर देना। इसमें भी उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को सीधे ही किसी केस को मना कर देता है कि आपके अधिकार में नहीं है, इसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। यानी कि शुरुआती दौर में जैसे ही कोई केस लगा किसी कोर्ट के सामने, अगर व्यक्ति विशेष को लगता है कि इसके अधिकार में नहीं है और वो नहीं मान रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से यह रिट प्रतिषेध ले आता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा में सार्वजनिक अधिकार से पूछा जाता है किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं। परम देश में आदेश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है काम करने के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति को सशरीर उपस्थित होना रहता है। तो 5 तरह के रिट हैं, अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार है। यह आप जानकर आश्चर्य होगा कि रिट जारी करने के मामले में उच्च न्यायालय को, यानी स्टेट के हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है। सुप्रीम कोर्ट इन जो भी रिट है ये केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में ही जारी कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी अन्य विधि का कोई उल्लंघन हो रहा हो तो उसमें रिट जारी नहीं कर सकता, जबकि उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य विधि का अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसमें भी रिट जारी करने का अधिकार है। क्लियर? तो अनुच्छेद 32 एक क्वेश्चन पक्का हो गया आप लोगों का? पक्का आएगा, पक्का आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा, 2 भी आ सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें, इतना छोटा सा पार्ट है, कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, उसका एक अंतिम अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रिट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट को पावर है और अपने राज्य कुछ न्यायालयों को पावर है। 5 तरह के रिट हैं जो जारी किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।